Hello students, in this video we will discuss about sutures। ये वीडियो जो है सूचर्स का पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ एब्जॉर्बेबल सूचर्स और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ऐसे सूचर्स जो ऊतकों में टाँके लगाने के बाद जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गल जाते हैं, और ऐसे सूचर्स जो नहीं गलते हैं, जिनको बाद में निकालना पड़ता है। उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं और आप लोगों के बुक में भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में। सबसे पहला सूचर्स है जो एब्जॉर्बेबल है, यानी कि शरीर के अंदर जो है टाँके लगाने के बाद ये अपने आप गल जाता है, वो है पहला कैटगट। कैटगट ये जो है बना हुआ किससे होता है? ये जंतुओं से, प्रोटीन पदार्थ से निर्मित होता है। ये है कोलेजन उत्पाद जो भेड़ या गाय की उपश्लेष्मा से प्राप्त होता है, उससे ये बनाया जाता है। ये एकल मोनोफिलामेंटस होता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही धागा होती है इसमें। और यह इसका अवशोषण समय क्या है कि इसको टाँके लगाने के बाद ये जो है 60 से 120 दिनों के बाद जो है अपने आप शरीर में गल जाता है। यह मजबूत है। प्लेग कैटगट की तनाव शक्ति 3 दिन के अंदर 50% घट जाती है, जब क्रोमिक कैटगट की यह शक्ति 5 से 7 दिनों में भी आधी रह जाती है। इसकी विशेषता ये है कि उपयोग में आसान तथा इसमें गांठें अच्छे से लग जाती है। उपलब्धता क्या है? विसंक्रमित किया हुआ पन्नी में बंद रहता है। ये गामा रेडिएशन तथा इथाइलिन ऑक्साइड द्वारा निर्जीवाणुकृत रहता है। पैक में विसंक्रमित द्रव कैटगट को जलयुक्त एवं लचीला बनाए रखता है। इसके अंदर जो जल होता है उसको आसानी से इसको जो है लचीला बनाए रखता है। उपयोग: कैटगट अधिकतर उपयोग आने वाला सूचर पदार्थ है। इसमें पेरिटोनियम बंद करने के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सूचर्स के रूप में, मूत्राशय को सिलने के लिए आदि के काम में लाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रायः अन्य प्रकार के सूचर उपलब्ध नहीं हो पाते या खर्चीले होते हैं, वहां उपत्वची ऊतकों को यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू को, फेसिया तथा मांसपेशियों को सिलने के लिए कैटगट की उपयोग किया जाता है। धमनियों तथा शिराओं को बांधने के लिए भी कैटगट का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान और सस्ता सूचर्स होता है, जो कि आसानी से ऊतकों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। आइए अब देखते हैं अवशोषित होने वाले सूचरों में दूसरा सूचर्स जो है वो है पॉलीग्लैक्टिन। ये सिंथेटिक टाइप का होता है, इसको बनाया जाता है। ये किसी हमको प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, ये सिंथेटिक होता है। यह जो है लैक्टिक अम्ल और ग्लाइकोलाइड अणु आधारित पॉलीमर होता है, कोपॉलीमर होता है। बहुतंतुवीय ऐंठन युक्त सूचर होता है। इसका जल अपघटन द्वारा 60 से 90 दिनों में यह धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। इसको गलने में जो है या अवशोषित होने में जो है 60 से 90 दिन लगते हैं। 14 दिनों के बाद इसकी तनाव शक्ति कमज़ोर होकर 50% हो जाती है। ये विषैला नहीं होता है और ऊतकों में प्रतिक्रिया बिल्कुल न्यूनतम है। ये जो है रिएक्शन प्रोड्यूस भी नहीं करता है और इसमें गांठें भी अच्छी लगती हैं। ये पन्नी में बंद पहले से विसंक्रमित किया हुआ रहता है। इथाइलिन ऑक्साइड गैस द्वारा इसे निर्जीवाणुकृत किया जाता है। शल्य चिकित्सा में बहुउपयोगी है। अत्यधिक प्रयुक्त किया जाने वाला सूचर्स है ये। उसके बाद देखते हैं अगला सूचर्स जो है पॉलीडाइऑक्सेनॉन, या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं PDS। ये भी एक तरह का सिंथेटिक टाइप का सूचर्स होता है, जिसको हम पॉलीडाइऑक्सेनॉन अणु से निर्मित करते हैं। यह एकल तंतु होता है, यानी कि मोनोफिलामेंटस होता है। जल अपघटन द्वारा धीरे धीरे लगभग 180 दिनों में अवशोषित होता है। इसको थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तकरीबन 180 दिन। 28 दिनों बाद इसकी तनाव शक्ति जो है 50% होती है, यानी कि इसको जो है इसकी तनाव शक्ति अच्छी होती है। हालांकि ये गलता बहुत धीमे है, लेकिन इसकी तनाव शक्ति बहुत अच्छी होती है। यहाँ पीछे ऊपर में जो पढ़े जाने वाले कैटगट वगैरह हैं, उसकी तनाव शक्ति 15 दिनों में 50% हो जाती है, लेकिन इसकी 28 दिनों में जो है 50% होती है। पहले से ये विसंक्रमित पन्नी में बंद करके इथाइलिन ऑक्साइड द्वारा निर्जीवाणुकृत किया जाता है, हमको उपलब्ध होता है। इसका उपयोग जो है घावों को बंद करने के लिए, धीमी गति से ठीक होने वाले ऊतकों को जैसे फेसिया आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ऐसे सूचर्स जो गलते नहीं हैं ऊतक में। कुछ दिनों के बाद टाँके के लगाने के बाद जो है 7 से 10 दिनों के बाद जो है इस सूचर को फिर से हमको कट करके बाहर निकालना पड़ता है ऊतकों के जोड़ने के बाद। उसमें से है सबसे पहला सिल्क। रेशम के कीड़े के लार्वे का कोकून होता है, इससे बनाया जाता है। यह एक तरह का प्रोटीन पदार्थ होता है। मोम की परत चढ़ा हुआ, ऐंठा हुआ या बला हुआ होता है ये।
इसकी जो तनाव शक्ति होती है 80 दिनों में इसकी तनाव शक्ति 80% तथा 2 वर्ष में पूरी तरह से शक्ति समाप्त हो जाती है। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? यह बाह्य प्रोटीन द्रव होने के कारण ऊतकों में होने वाली प्रतिक्रियाएं संश्लेषित अवशोषित न होने वाली सूचर्स की सापेक्ष अधिक होती है। यह उपयोग में आसान एवं उत्तम है। गांठें अच्छी एवं मजबूत लगती हैं। यह पहले से ही विसंक्रमित पन्नी में पैक में उपलब्ध रहता है और गामा किरणों के द्वारा जो है इसको विसंक्रमित करके ही बाजार में बेचा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है बड़ी नलिकाओं को बांधने के लिए, इंटेस्टाइनल एनास्टमोसिस को बांधने के लिए, वेस्कुलर एनास्टमोसिस को बांधने के लिए, ऐंठी व परत चढ़ी एवं जिलेटिन में पकी हुई सिल्क को त्वचा सूचर के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद बारी आती है लिनन की। लिनन या थ्रेड, इसको हम वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, वनस्पतियों से उत्पन्न रहता है। रुई के बीज से इसको बनाया जाता है और सेल्यूलोज से इसको डुबोकर यानी माड़ से डुबोकर इसको बनाया जाता है। ऐंठ कर बनाया गया एक तंतु होता है। इसमें गांठें अच्छी लगती हैं, उपयोग में आसान होता है और सिल्क के मुकाबले यह निम्न कोटि का होता है। इसका उपयोग जो है डंठलों को बांधने तथा अंगों को बांधने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बारी आती है नायलॉन की। नायलॉन जो है बनाया जाता है, पॉलीएमाइड भी कहते हैं इसे जो है इथाइलिन, डर्मेलॉल, सर्जिलॉल इसका जो है व्यापारिक नाम है। ये जो है सिंथेटिक होता है। इसको जो है किसी प्राकृतिक या जंतु से ये प्राप्त नहीं होता, ये सिंथेटिक होता है, इसको बनाया जाता है। यह एक पॉलीएमाइड का बहुलक पॉलीमर है। यह मोनोफिलामेंटस होता है जिसमें एक ही धागा होता है और इसकी तनाव शक्ति जो रहती है बहुत अधिक होती है। 1 वर्ष में इसकी तनाव शक्ति का ह्रास मात्र 15% होता है, यानी कि 1 साल में सिर्फ 15% ये कमज़ोर होती है। 2 वर्ष के समय में फिर बाद में धीरे धीरे ये क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो प्रतिक्रियाएं रहती है यानी कि जो रिएक्शन होता है ऊतकों के प्रति बहुत कम होता है या ना के बराबर रहता है। इस सूचर में एक जो गांठें होती हैं वो कमज़ोर लगती हैं। इसमें एक कमी ये भी है कि इस सूचर में जो है गांठें कम लगती है ना। नायलॉन में उपलब्धता, विसंक्रमित की हुई पन्नी में ये बाजार में उपलब्ध रहता है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से मसल्स और फेसिया को सिलने के लिए और ऑप्थेल्मिक सर्जरी, आँख की सर्जरी करने के लिए, आँख की सर्जरी के बाद जो है टाँके लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बारी आती है पॉलीप्रोपाइलिन। ये भी एक तरह का सिंथेटिक टाइप का सूचर होता है। ये प्रोपाइलिन का एक पॉलीमर होता है। ये मोनोफिलामेंटस होता है। अत्यधिक उच्च होती है इसकी तनाव शक्ति और लगातार बनी रहती है। इसकी विशेषता ये है कि सूचर अक्रिय है। इसमें होने वाले ऊतकीय प्रतिक्रियाएं बहुत कम देखने को मिलती है। इसे सरलता से काम में लाया जा सकता है। इसमें गांठें ठीक प्रकार से लग जाती हैं और शल्य क्रिया के बाद ऊतकों में सूजन के अनुसार ये अपने आप को एडजस्ट करके फैल भी जाती हैं। ये हमको बाजार में विसंक्रमित पन्नी में बंद इथाइलिन ऑक्साइड गैस द्वारा निर्जीवाणुकृत होने के बाद ही हमको बाजार से प्राप्त होती है। इसका उपयोग जो है त्वचा को बंद करने में, आर्टरी को बंद करने में, बाइल डक्ट को बंद करने में, बाइल डक्ट में इसकी सर्जरी में और हर्निया को सुधारने के बाद जो है इसमें सूचर्स के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद बारी आती है पॉलिएस्टर की। ये भी एक तरह का संश्लेषित या सिंथेटिक सूचर होता है जो कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पॉलीमर से बनाया जाता है। ये मल्टीफिलामेंट होता है यानी कि इसमें तंतुओं के बहुत सारे धागे पाए जाते हैं। इसकी तनाव शक्ति जो रहती है बहुत ही उच्च होती है। इसके कई प्रकार होते हैं जैसे कि इथीबॉन्ड, मर्साइलिन और टेफ्लॉन। उसके बाद जो है आखिरी सूचर है स्टील। जैसा कि आप नाम है वैसे ही इसका काम है, स्टील से बना हुआ सूचर। ये सिंथेटिक होता है, ना तो प्राकृतिक रूप से ना तो हमको जंतु जगत से मिलता है, ना तो जंतु जगत से, ना तो वनस्पति जगत से मिलता है। इसको हम बनाते हैं। ये एक तरह का जंगरोधी लोहा होता है ना। ये जो है अब इसका जो है तनाव शक्ति बहुत होती है, प्रचंड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसको टूटने में कई साल लग जाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल नहीं भी टूटती है। इसकी विशेषता यह है कि वर्षों तक नहीं टूटता है। ऊतकी प्रतिक्रियाएं इसके प्रति जो है कम होती हैं। यह ऊतकों में रिएक्शन बहुत कम पैदा करता है। इसके उपयोग में कठिनाई होती है। टाँके को मारने के लिए जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको उपयोग करने में कठिनाई होती है। यह ऊतकों को फाड़कर वहाँ परिगलन की समस्या पैदा कर सकता है। इसमें एक कमी है, ये खिसक सकता है क्योंकि चिकना होता है, स्टेनलेस स्टील होता है,
यह दस्तानों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके जो आखिरी छोर जो होते हैं टाँके लगाने के समय दस्तानों को फाड़ सकते हैं। आजकल इसका प्रचलन बहुत कम है, कुछ ही जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हाल ही में शल्य चिकित्सित सिलाई युक्तियों में स्टेपलर उपकरण स्टेपलर सर्जरी में जोड़ा गया है, यानी कि इस तार की जगह, स्टील की तार की जगह स्टेपलर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेपलर सर्जरी के लिए स्टेपल का निर्माण टाइटेनियम से होता है। ये स्टेपल पुनः उपयोगी एवं बार बार उपयोग होने वाले स्टेपल के रूप में उपलब्ध होते हैं। इन उपकरणों ने हाथ की सिलाई तकनीक का स्थान ले लिया, यानी कि हमको जो है जो आम सूचर्स होते हैं जिसकी सिलाई हम करते हैं उस तरह से नहीं की जाती। स्टेपलर के समान हमको दो ऊतकों को जोड़ने के लिए सिर्फ जो है एक बटन जो है दबाना पड़ता है, जिसमें त्वचा की सिलाई तथा आंतरिक एनास्टोमोसिस भी शामिल होता है। तो और इसके बाद जो है आखिरी में एक ग्लू भी आता है जो ऊतकों को जोड़ देता है, वो एन बुटाइल 2 साइनोएक्राइलेट चिपकने वाला एक पदार्थ होता है। यह त्वचा को जोड़ने के लिए एक ग्लू के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से त्वचा को बिना सिलाई के भी जोड़ा जाता है। तो ये एक अलग से ग्लू है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट द सूचर्स। थैंक यू।